आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे मनोविदालिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। मनोविदालिता के प्रकार में आप लोग पहले से परिचित है। क्रेपलिन जिन्होंने 1986 में मनोविदालिता के 3 प्रकार बताए थे। वो 3 प्रकार क्या है? हैवी फ्रेनिक, दूसरा है कैटेटोनिक और तीसरा प्रकार पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। क्रेपलिन द्वारा बताए गए ये 3 प्रकार सिजोफ्रेनिया के, जो 1986 में बताया गया। बाद में DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो APA का एक वर्गीकरण तंत्र है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इन्होंने सिजोफ्रेनिया के 5 प्रकारों का वर्णन किया है। ये 5 प्रकार है: डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, दूसरा कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, तीसरा है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, चौथा है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया और 5वां रिसीडुअल सिजोफ्रेनिया। तो जो DSM-4 के द्वारा बताया गया 5 सिजोफ्रेनिया का प्रकार है, इसमें से जो पहला 3 डिसऑर्गेनाइज्ड, कैटाटोनिक और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, ये क्रेपलिन के द्वारा जो बताए गए 3 प्रकार है, इसको भी DSM-4 ने अपने वर्गीकरण तंत्र में अपने जो टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया बताया उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सिजोफ्रेनिया के जो प्रकार है वो प्रकार किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं सिजोफ्रेनिया के विभिन्न प्रकार में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। क्रेपलिन द्वारा जो बताया गया पहला सिजोफ्रेनिया हैवी फ्रेनिक, DSM-4 में इसी सिजोफ्रेनिया को अलग नाम से बताया है, जो है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। इस प्रकार के मनोविदालिता के रोगी में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, फ्लैट इफेक्ट होती है और डिल्यूजन की अधिकता देखी जाती है। मतलब कन्फ्यूज़न, रोगी में कन्फ्यूज़न है, फ्लैट इफेक्ट है, डिल्यूजन है। डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया के जो रोगी होते हैं वो रोगी विचित्र व्यवहार करते हैं, जिसको कहिए तो आप एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, बिना मतलब के वो गिग्गल करते हैं। गिग्गल का मतलब ही ठी इस प्रकार का व्यवहार करता है। यही कारण है कि डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया को क्रेपलिन ने हैवी फ्रेनिक नाम दिया था। हैवी फ्रेनिक देखिए यहाँ पे हैब जो एक जर्मन देवता के नाम से पड़ा है। जर्मन देवता में एक हैब ऐसा देवता हुआ करता था जो कि बाकी दूसरे देवताओं को हंसाने का काम, या एक तरह से कहिए तो जोकर के रूप में काम किया करता था। ठीक है, तो इसी हैब से लेके क्रेपलिन ने जो डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, जो हैवी फ्रेनिक सिजोफ्रेनिया का ही रूप है, इसका नाम रखा था हैवी फ्रेनिक, और जिसको DSM-4
ने अपने वर्गीकरण में, अपने टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया में इसको डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया कहा है, जिसमें मूर्खतापूर्ण व्यवहार होता है, बिना मतलब की व्यवहार जिसको कहिए, कंफ्यूजन होता है, फ्लैग इफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का लक्षण रोगी में पाया जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया में। अब हम लोग बात करेंगे कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में क्या है कि इस DSM-4 में इसके 3 प्रारूप बताए हैं। ठीक है, 3 प्रारूप में क्या है, कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक स्टूपर पहला। दूसरा बताया है एक्साइटेड फेज, एक्साइटेड फेज। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया जो कि सबसे पहले यहाँ पर ये बात जानने की ज़रूरत है कि इस सिजोफ्रेनिया का सबसे पहला वर्णन जो किया था वो किया था कार्ल बम नामक जर्मन साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ने। कार्ल बम, इन्होंने बताया कि इस प्रकार के जो मनोविकलता के कारण है वह कारण आंगिक होता है, मस्तिष्क में फूलन, स्वेलिंग बताया था। क्या बताया था? स्वेलिंग, ब्रेन में स्वेलिंग, मस्तिष्क में फूलन के कारण इस प्रकार की मनोविकलता का रोग उत्पन्न होता है। बाद में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने जो ये बायोलॉजिकल कारण बताया गया था मस्तिष्क में फूलन, वो कारण को इन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया और कहा कि ये जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है इसका कारण बायोलॉजिकल ना होकर के साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक कारण होता है। परंतु ये एक चीज़ ये है कि इसका जो लक्षण होता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का, ये मोटर एक्टिविटी या कहिए कि पेशीय जो एक्टिविटी है, पेशीय क्रियाएं हैं, उसमें डिस्टरबेंस के रूप में जरूर देखा जा सकता है, मोटर डिस्टरबेंस के रूप में देखा जाता है। मगर इसका कारण जो है वो कारण बायोलॉजिकल ना होकर के क्या होता है, वो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कारण ही होता है। तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के 3 चरण बताया गया है। पहला चरण है कैटाटोनिक स्टूपर। इस फेज में क्या होता है कि मनोविकलता के जो रोगी होते हैं स्टूपर फेज में, वो बहुत ही निष्क्रिय व्यवहार करते हैं, मतलब शांत व्यवहार करते हैं। कहीं अगर खड़े हैं तो बहुत देर तक एक ही अवस्था में खड़ा हुआ है या सोया हुआ है, ठीक है, तो वो एक ही मतलब शांत मुद्रा बना के वह जीवन व्यतीत कर रहा होता है। दूसरा जो फेज है एक्साइटेड फेज, ठीक इसका विपरीत। इस फेज में क्या होता है, रोगी बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होता है, अशांत होता है, चिड़चिड़ापन होता है, वह चिल्लाता है बिना मतलब का और बहुत ही उत्तेजित पूर्ण व्यवहार को करता है। तीसरा जो फेज है, तीसरा फेज में, उस फेज में क्या है कि कैटाटोनिक स्टूपर और एक्साइटेड, ये जो फेज है दोनों, ये फेज फेर बदल करके आते हैं। कभी कभी रोगी में स्टूपर की अधिकता देखने को मिलेगी, कुछ समय के बाद उसमें एक्साइटेड फेज देखने को अधिक मिलता है। तो ये है आपका कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। तीसरा प्रकार जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जिसमें कि रोगी में 2 तरह के लक्षण देखने को बहुत मिलते हैं, डिल्यूजन और ऑडिटरी हेलुसिनेशन। डिल्यूजन और हेलुसिनेशन की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मतलब व्यामोह और क्या है ये विभ्रम। व्यामोह में
रोगी अपने आप के प्रति एक गलत विश्वास या एक धारणा बना लेता है कि वह उसमें कुछ विशेष प्रकार की शक्ति या क्षमता आ गई है, जैसे कि वो ईश्वर से बात कर रहा हो। ईर्ष्या का व्यामोह हो जाता है, बड़प्पन का व्यामोह हो जाता है, दूसरे लोगों प्रति वह शंका बनाए रखता है कि परिवार में है कि दूसरे लोग उसको मारना चाहते हैं, पड़ोसी उसे मारना चाहते हैं। इसमें से एक जो मुख्य लक्षण है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विभ्रम जो होता है वो श्रव विभ्रम, बिना किसी उद्दीपक के या बिना किसी आवाज के कहिए तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसको कुछ अलग से कुछ सुनाई पड़ रहा है। जैसे एक कमरे में अगर पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के रोगी और कोई नॉर्मल व्यक्ति बैठे हुए हैं तो नॉर्मल व्यक्ति को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा और वो बताएगा कि मुझे कुछ आवाज़ आ रही है, कोई मेरे बारे में बात कर रहा हो, या तो फिर हम ईश्वर से हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार का लक्षण दिखाई पड़ता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में, जिसमें डिल्यूजन और ऑडिटरी हेलुसिनेशन प्रमुख है। चौथा जो हम लोग टाइप की बात कर रहे थे अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया, इस सिजोफ्रेनिया में क्या है कि सिजोफ्रेनिया के लक्षण तो रोगी में होते हैं, परंतु उपयुक्त जो हम लोग बात किए ये 3 सिजोफ्रेनिया, इस तीनों सिजोफ्रेनिया के किसी भी प्रकार में रखना संभव नहीं हो पाता है। मनोविकलता के लक्षण तो है परंतु वो डिसऑर्गेनाइज्ड, केटाटोनिक या पैरानॉइड किसी में रखवाना संभव नहीं होता है। ऐसे रोगी को किस श्रेणी में रखते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया में। इस सिजोफ्रेनिया में क्या है, एक है आपका एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड, एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया और दूसरा है आपका क्रोनिक अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। जब मनोविकलता के रोग कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब मनोविकलता के लक्षण किसी रोगी में कम समय में ही आ जाते हैं और कम समय में वो दूर भी हो जाते हैं, तो उस प्रकार के सिजोफ्रेनिया को क्या कहते हैं? एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, जो कि पार्ट है आपका अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया के। और जब रोगी में रोग के लक्षण क्रमबद्ध धीरे धीरे विकसित होता है और वो लंबे समय तक बना रहता है, उस अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया को कहा जाता है क्रोनिक अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। तो अब लास्ट जो हम लोग देखेंगे वो है रिसीडुअल सिजोफ्रेनिया। इस प्रकार के रोगी में सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण होते हैं वो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, परंतु उसमें सिजोफ्रेनिया उत्पन्न होने के जो लक्षण है वो लक्षण कुछ ना कुछ, मतलब एक तरह से कहिए तो उसमें बहुत ही गंभीर लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, परंतु सिजोफ्रेनिया के स्टार्टिंग लक्षण कुछ ना कुछ उसमें आ ही जाता है। जैसे है सामाजिक अलगाव, मतलब समाज से वो अलग रहना चाहता है, विचित्र व्यवहार है, उसमें कुंठित प्रभाव भी देखने में मिलता है, अनोखा चिंतन होता है, उसमें उसका जो परसेप्शन होता है, प्रत्यक्षण होता है, वह भी साधारण ना होकर के असाधारण प्रत्यक्षण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिसीडुअल सिजोफ्रेनिया है, इस श्रेणी मतलब मनोविकलता की संपूर्ण कसौटी पर तो खरे नहीं उतरते, परंतु उसमें मनोविकलता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और इसमें कुछ कुछ खास विशेषता जो हमने आपको बताया। तो ये सिजोफ्रेनिया के जो प्रकार है क्रेपलिन के द्वारा बताया गया 3 प्रकार, जिसको आगे DSM-4 में भी रखा गया है और इस प्रकार DSM-4 ने 5 प्रकार बताया है। तो धन्यवाद। अब हम लोग आगे देखेंगे सिजोफ्रेनिया के उपचार के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।